बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि स्टॉक प्राइस अगर कोई बिल्कुल कंपनी जो है उन्होंने अपने जो है ना ऑपरेशन अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं या जो बिल्कुल न्यू कंपनी है या कोई कंपनी ऑलरेडी मार्केट में जो है ना वो 1-2 साल से ऑपरेट कर रही है, अब वो पब्लिकली जो है ना वो जाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपनी शेयर प्राइस को जो है ना वो फिक्स करते हैं, सेट करते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, तो उसको चेक करेंगे कि वो कैसे स्टॉक प्राइस डिटरमिन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 3 कंपनीज दी गई हैं, अली, XY एंड KK वो कंपनी है जिन्होंने अपने जो है ना मार्केट में जो है ना अभी शेयर इशू करने हैं, KK को मार्केट में अभी शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, अली और XY ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अली और XY ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अली और XY तकरीबन KK से मिलती जुलती कंपनीज़ हैं, जिनका ग्रोथ रेट या प्रॉफिटेबिलिटी या बाकी चीज़ें या बिज़नेस तकरीबन सेम है। अब हमें अली और XY के डेटा को प्लस KK का जो डेटा इन टोटल में गिवन है, इनको यूज़ करते हुए जैसे हम देख सकते हैं कि अली का अर्निंग पर शेयर 2010 में 4.5 है, 2005 में जो है 3 है। XY का EPS 7.5 है 2010 में, 5.5 2005 में। KK का जो है ना अर्निंग पर शेयर नहीं गिवन है, लेकिन नेट इनकम गिवन है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स होता है। तो KK का जो है टोटल नेट इनकम गिवन है, अर्निंग पर शेयर गिवन नहीं है, क्योंकि उन्होंने शेयर अभी इशू नहीं किए, तो उनकी नेट इनकम 12 लाख है। और 2005 में ये 2010 की 12 लाख है, 2005 में 8,16,000। अली की मार्केट प्राइस यानी शेयर मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में बिक रहा है वो 36 में बिक रहा है, XY का 65 में बिक रहा है, KK का भी पता नहीं है, वो डिटरमिन करना। डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे वो कितना डिविडेंड देते हैं। अली का 2.25 है 2010 में और 1.5 है 2005 में। XY का 3.75 है 2010 में और 2.75 है 2005 में। और जबकि KK का इन टोटल जो है 6 लाख डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया 2010 में और 4,20,000 जो है 2005 में। बुक वैल्यू पर शेयर यानी बैलेंस शीट वैल्यू, यानी बैलेंस शीट की जो इक्विटी होती है डिवाइडेड बाय शेयर्स, तो अली का आ रहा है 30, जबकि XY का आ रहा है 55। जबकि टोटल जो वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है कॉमन इक्विटी KK की जो है वो 9 मिलियन है। ठीक है, मार्केट टू बुक रेशो, मार्केट टू बुक रेशो का मतलब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, यानी 36 डिवाइडेड बाय 30। तो अली की आ रही है 120% और XY की आ रही है 118%, जबकि KK का शेयर मार्केट में है नहीं, तो उनका कैलकुलेट नहीं हो सकता। टोटल एसेट अली के 28 मिलियन है, XY के 82 मिलियन है और KK के 20 मिलियन है। टोटल लाइबिलिटी 12 मिलियन, 30 मिलियन और 11 मिलियन। टोटल सेल 41 मिलियन, 140 मिलियन, 37 मिलियन। तो इस तरह के ये डेटा है। अब हमें अली और XY के डेटा को यूज़ करना है और KK के डेटा को भी यूज़ करना है, लेकिन इन दोनों की हेल्प से हमें KK की प्राइस डिटरमिन करनी है। तो सबसे पहले तो गो थ्रू कर लें क्वेश्चन के अंदर कि द KK कंपनी, a small jewelry manufacturer, has been successful and has enjoyed a good growth trend. Now KK is planning to set appropriate price for the stock. The company and its investment bank believes that the proper procedure is to select several similar firms with publicly traded common stock and to make a relevant comparison. Several jewelry manufacturers are reasonably similar to KK with respect to product mix, asset composition and debt equity proportions. Of these companies, Ali Jewelers एंड XY फैशंस आर मोस्ट सिमिलर। ठीक है, KK से बिल्कुल मिलते जुलते हैं अली ज्वेलर्स और XY। व्हेन एनालाइजिंग द फॉलोइंग डेटा अज्यूम दैट 2005 to 10 वर रीजनेबली नॉर्मल ईयर्स फॉर ऑल 3 कंपनीज। ये जो डेटा लिया गया है 2005 से 2010 तक, ये दोनों कंपनीज़ के लिए जो है ये नॉर्मल ईयर्स थे, यानी तीनों कंपनी के लिए नॉर्मल ईयर्स थे, ना कोई बूम था ना कोई रिसेशन था, इन इकोनॉमी नॉर्मल चल रही थी। That these years were neither especially good nor especially bad in terms of sale, earning and dividends. At the time of analysis, KRF risk-free rate was 8%, के मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है वो 4%। डेटा आर ऑन ए पर शेयर बेसिस फॉर अली XY बट आर टोटल फॉर KK। तो ये डेटा है और ये
अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, assume that KK has 100 share of stock outstanding. Use this information to calculate EPS, DPS and book value per share for KK. ठीक है, पार्ट ए में 100 शेयर अगर वो इशू करते हैं तो हमें EPS, DPS और बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं आंसर 1 का ए का। EPS का जो फार्मूला है अर्निंग पर शेयर का, वो है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो अर्निंग नेट इनकम जो है 12 लाख है। अगर आप पीछे देख लें कि की नेट इनकम 12 लाख है, 2010 की बात कर रहा हूँ, और 100 शेयर 100 शेयर वो प्लान कर रहे हैं कि मार्केट में इशू करेंगे। 12 लाख डिवाइडेड, और प्रेफर्ड कुछ भी नहीं है, प्रेफर्ड डिविडेंड नहीं है, प्रेफर्ड का कोई यहाँ पे नहीं, तो प्रेफर्ड हमने 0 लिया। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 100, तो 12,000 EPS आ गया। ये देखो 2010 का आया। सिमिलरली 2005 का आप देख लें, 8,16,000 जो है नेट इनकम है, ये नेट इनकम देख लें। इसको हमने डिवाइड कर दिया 100 शेयर से, तो 8,160 जो है ये अर्निंग पर शेयर 2005 का आ गया। इसी तरह डिविडेंड पर शेयर जो है वो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब डिविडेंड पर शेयर अगर गिवन नहीं है तो टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं, और डिविडेंड पर शेयर जो है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, या अगर टोटल यानी कि डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर गिवन नहीं है, जैसे हमारी इस केके कंपनी का गिवन नहीं है, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो इससे डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं डिविडेंड जो उन्होंने 2010 में डिक्लेयर किया था वो 6 लाख था, और 2005 में 4,20,000। तो 6 लाख को डिवाइड कर दिया 100 नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से, तो DPS आ गया 6,000। और 2005 में जो है वो 4,20,000 को 100 से डिवाइड किया, तो 4,200 जो है वो हमारे पास डिविडेंड पर। इस तरीके से बुक वैल्यू पर शेयर टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय शेयर आउटस्टैंडिंग। तो टोटल इक्विटी जो है 9 मिलियन है। 9 मिलियन का मतलब मिलियन में 6 जीरोज़ होते हैं, तो 9 के साथ 6 जीरोज़ लगा दिए, तो 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 100, तो 90,000 शेयर प्राइस आ गए। ये हमारा पार्ट ए हो गया। अब कह रहा है कैलकुलेट अर्निंग एंड डिविडेंड ग्रोथ रेट फॉर 3 कंपनीज। ठीक है, अब ग्रोथ का फार्मूला क्या है, पार्ट बी में देख लें। अर्निंग एंड डिविडेंड ग्रोथ का फार्मूला ये है करंट EPS डिवाइडेड बाय प्रीवियस EPS, या करंट नेट इनकम डिवाइडेड बाय प्रीवियस नेट इनकम, एक ही बात है। तो अर्निंग ग्रोथ जो है करंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस 1/n - 1। ठीक है, अब हमने अर्निंग ग्रोथ रेट XY का कैलकुलेट किया है, तो XY का आप करंट EPS देख लें 7.5 है, और प्रीवियस जो है ना वो 5.5 है। अब इसमें देखो फ़र्क कितना है, 2005 से 2010, ये 5 साल का फ़र्क है। 5 साल पहले अर्निंग जो थी वो 5.5 थी, ये प्रीवियस हो गई, और ये करंट। अब ये प्रीवियस और करंट वो डेटा देख के डिसाइड होगा। अगर ये 5 साल का डिफरेंस है तो हम जो है ना डेटा करंट और प्रीवियस हमने ले लिया, और 1/n में देखो हमने 5 लिखा है। ये डिफरेंस अगर 2 साल का होता तो हम, यानी अगर ये 5.5 2008 का होता और ये 2010 का होता तो हम यहाँ 2 लिख देते। तो ये जो एंड डिसाइड होगा वो देखा जाएगा कि प्रीवियस और करंट के अंदर डिफरेंस कितना है। तो 5 ईयर्स का डिफरेंस था तो हमने 5 लिख दिया। तो किया 1 - 1 किया, तो हमारे पास 0.064 और 6.4% ये अर्निंग ग्रोथ रेट आ गया। उसके बाद डिविडेंड ग्रोथ, करंट DPS डिवाइडेड बाय प्रीवियस DPS। करंट DPS डिवाइडेड बाय प्रीवियस DPS, या टोटल डिविडेंड जो है करंट और प्रीवियस डिविडेंड, ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ हो सकती हैं ग्रोथ के लिए। तो हमने सपोज जो है केके का जो है ना करंट डिविडेंड 6 लाख है और प्रीवियस 4,20,000 है, तो हमने 6 लाख 4,20,000 किया, 1/5 किया, तो हमारे पास 0.075 यानी 7.4% जो है वो हमारे पास ये इसके ग्रोथ आ गई। इसी तरीके से आपको जो है अली का डिविडेंड की ग्रोथ और अर्निंग की ग्रोथ, इसी तरीके से XY की डिविडेंड की ग्रोथ, इस तरीके से KK की अर्निंग की ग्रोथ, जो भी बाकी जो ग्रोथ हैं वो उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए एग्जांपल के तौर पे ये समझा दिया गया है। बाकी आप इन तरीक़ों से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आ जाए पार्ट सी पे। ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ए, do you think KK's stock would sell at a price in the same ballpark as that of Ali and XY, that is the range of 25 to 100 per share। ठीक है, अब पार्ट ए में जो हमने ग्रोथ देखी, अभी तो ग्रोथ फिलहाल हमने
एक्सपाई की कैलकुलेट की है जो 6.4% है, और केके की ग्रोथ 7.4% है। ठीक है, केके की डिविडेंड ग्रोथ और केके की अर्निंग ग्रोथ जो है ना यहाँ हिंट में दी गई है 8% है। तो इस तरीके से अभी आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये कि ये डेटा जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो मोर और लेस ये ग्रोथ जो है 6 to 8 या 6 to 9% के दरमियान जो है वो लाया करेंगी। इसको वेरीफाई कर दीजिएगा, लेकिन ये कि जो डेटा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इसके अंदर लाया करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जिस कंपनीज़ को हम बेस बना रहे हैं कि अली की प्राइस जो है 36 है और उसकी 65 है, तो उस हिसाब से देखा जाए कि केके की ग्रोथ अली और एक्सवाई के आसपास है। तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं मार्केट प्राइस फॉर द अली and XY 36 and 65 respectively. The parameters such as growth and earning and dividend indicate that KK's growth potential is almost near to Ali and XY. So it can be expected that price of KK will remain same ballpark, which would be around 36 or 65. Yes, KK should set its price in the range of 25 to 100 per share. KK की प्राइस बिल्कुल 25 से 100 के दरमियान होगी, यानी अली और XY के आसपास ही होगी, यानी इसी रेंज के अंदर होगी, इस रेंज से बाहर नहीं होगी, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स तकरीबन वही इंडिकेट कर रहे हैं। पार्ट डी है, अज्यूम दैट केकेस मैनेजर कैन स्प्लिट द स्टॉक सो दैट 100 शेयर्स कुड बी चेंज टू 1000, 100,000 और एनी अदर नंबर। अब अगर केके जो ना अपना स्टॉक जो नंबर ऑफ़ शेयर है 100 के बजाय 1000 या 1 लाख इशू कर दें तो उसके अंदर क्या होगा। तो देखिए, स्टॉक स्प्लिट करने से क्या होता है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके मार्केट में बढ़ जाते हैं। इससे आपकी नेट इनकम या ग्रोथ के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अर्निंग पर शेयर या आपकी बाकी पैरामीटर्स जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से जो है ना वो थोड़े डाइल्यूट हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन इससे कंपनी की ना तो इक्विटी पे फ़र्क पड़ता है, ना कंपनी की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, ना कंपनी की नेट इनकम पे फ़र्क पड़ता है। हाँ, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ने की वजह से आपके ईपीएस और डीपीएस और बाकी पैरामीटर्स कम हो जाते हैं। तो स्प्लिटिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स विच कैन डिक्रीज ईपीएस एंड डीपीएस, बट ग्रोथ रेट और नेट इनकम वुड रिमेन सेम। So there is no impact of stock split on company's overall performance, but splitting stock can increase number of shares which bring share price at a reasonable price which can attract investor। देखें, अगर शेयर प्राइस आप बहुत ही थोड़े मार्केट में इशू करेंगे, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बुक वैल्यू पर शेयर 90,000 आ रही थी अगर 1000 शेयर इशू किए जा रहे थे। अब ये 90,000 का शेयर जो है ना वो किसी के लिए परचेज़ करना किसी के बस की बात नहीं होगी, हर किसी के बस की बात नहीं होगी। तो उसको इस लेवल पे इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए जाएँ कि इस लेवल पे आ जाए कि एटलीस्ट जो उसके कंपटीटर हैं, जैसे कंपटीटर जो हैं उसकी 36 और 65 है, तो केके को भी इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स तक जाना चाहिए कि उनकी शेयर प्राइस भी तकरीबन जो है अंडर 100 हो, 100 के नीचे हो या 25 के ऊपर हो, ताकि जो है ना इन्वेस्टर जो है उसको ख़रीद सके। इन्वेस्टर उसको जो है ना इन्वेस्टर के लिए वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्राइस होगी तो उसको हर कोई जो है ना उसको नहीं करेगा। तो स्प्लिट इस लेवल तक किया जाए कि वो रीज़नेबल प्राइस पे आ जाए, ये मुनासिब आ जाए जो हर कोई इसको बाय कर सके। पार्ट ई है, नाउ अज्यूम के स्टॉक स्प्लिट 4 लाख शेयर्स। अब अगर वो 4 लाख शेयर इशू कर रहा है तो ईपीएस डीपीएस तो बिल्कुल उसी तरीके से ईपीएस डीपीएस बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट होगा जैसे थोड़ी देर पहले हमने ये ईपीएस और डीपीएस 100 शेयर के हिसाब से या बुक वैल्यू 100। अब यहाँ आप बाकी डेटा सेम रखें, यहाँ पे सिर्फ 4 लाख पुट करें, 4 लाख पुट करें, 4 लाख पुट करें, यहाँ 4 लाख पुट करें, 4 लाख पुट करें, 4 लाख पुट करें, तो आपका जो है जैसे ईपीएस 12 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से बाकी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। आप यहाँ हिंट में देख सकते हैं कि उन्होंने ईपीएस कैलकुलेट करके दिखाया है 3, तो बाकी पैरामीटर्स भी इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE कैन बी मेजर्ड इधर एज EPS डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर और टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। कैलकुलेट ROE फॉर 3 कंपनीज फॉर 2010। ठीक है, अब हमें 3 कंपनी, अब ROE कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैलकुलेट रिटर्न ऑन, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी या EPS डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो आप देख सकते हैं कि केके की जो नेट इनकम है वो 12 लाख है,
2010 में 2005 में 8,16,000 है। तो पहले 2010 की जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करें तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 9 मिलियन और 8,16,000 डिवाइडेड बाय 9 मिलियन। इसी तरीके से XY का 7.5 डिवाइडेड बाय 55 और 5.5 डिवाइडेड बाय 55। इस तरीके अली का 4.5 डिवाइडेड बाय 33 डिवाइडेड बाय 30। तो इस तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपली ये डेटा आप इंसर्ट करेंगे तो तीनों कंपनीज़ का 2005 का 2010 का कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये हमारा पार्ट ए हो गया। आ जाए पार्ट जी पे। कैलकुलेट पे आउट रेशियोज फॉर 3 कंपनीज फॉर बोथ ईयर्स। ठीक है, पे आउट रेशो का जो फार्मूला है ये पार्ट जी में लिखा हुआ है। ये वाला फार्मूला टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम, टोटल डिविडेंड और DPS डिवाइडेड बाय EPS। यानी आपके पास अगर केके का हमें पे आउट कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली डिविडेंड केके ने 2010 में दिया है 6 लाख, 2010 की नेट इनकम है 12 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख तो ये 50% हो जाएगा। या आप 2005 का अगर कैलकुलेट करेंगे 4,20,000 डिवाइडेड बाय 8,16,000 तो ये इस तरीके से पे आउट आ जाएगा। इसी तरीके XY का अगर पे आउट कैलकुलेट करना हो तो डिविडेंड पर शेयर 3.75 डिवाइडेड बाय 7.5 2010 का, 2005 का 2.75 डिविडेंड पर शेयर है और अर्निंग पर शेयर 5.5। तो इस तरीके से 2005 का आ जाएगा। यानी आप या तो टोटल डिविडेंड टोटल नेट इनकम ले लें या डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर ले लें, तो दोनों तरीक़ों से ये कैलकुलेट हो सकता है। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और ये डेटा गिवन है तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट दी डेट रेशियोज फॉर 3 कंपनीज। डेट रेशियो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट डेट रेशियो का फार्मूला टोटल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। बहुत ही सिंपल है। डेट रेशियो आप देख लें, कंपनी का जो डेट रेशियो है टोटल डेट 12 मिलियन है और टोटल एसेट्स 28 मिलियन है। 12 डिवाइडेड बाय 28 डेट रेशियो आ गया अली का। 30 डिवाइडेड बाय 82 XY का डेट रेशियो आ गया। 11 डिवाइडेड बाय 20 KK का डेट रेशियो आ गया। इस तरीके से आपको ये डेट रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके बाद कैलकुलेट प्राइस अर्निंग फॉर अली एंड XY फॉर। ठीक है, तो अब प्राइस अर्निंग कैलकुलेट करना है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS। अब ये प्राइस रेशियो अली और XY का कैलकुलेट हो सकता है, KK का नहीं हो सकता। तो अली का और KK का कैसे प्राइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे ज़रा आप देख लें। ठीक है, प्राइस अली की जो है वो 36 है और अर्निंग पर शेयर 4.5 है। तो 36 डिवाइडेड बाय 4.5 ये अली का प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाएगा 2010 का, क्योंकि प्राइस 2010 की है तो सिर्फ 2010 का ही प्राइस अर्निंग कैलकुलेट हो सकता है। XY का प्राइस अर्निंग रेशियो 7.5 EPS है और 65 प्राइस है। 65 डिवाइडेड बाय 7.5 तो ये XY का प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आर दीज रेशियोज रीजन इन व्यू ऑफ रिलेटिव ग्रोथ कैलकुलेट इफ़ नॉट। ठीक है, तो बाकी कौन से अगर ये रेशियोज आपस में क्लोज़र हैं तो यही काफ़ी है, या अगर ये काफ़ी नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो हमें ये बताया प्राइस अर्निंग तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, अभी बता भी दिया। नाउ कंपेयर ग्रोथ रेट कैलकुलेट इन पार्ट बी। ठीक है, ग्रोथ रेट इन पार्ट बी में जो है ना हमने कंपेयर करना है कि जो पार्ट बी के हमने ग्रोथ रेट कैलकुलेट किए थे, ये जो ग्रोथ रेट पार्ट बी में कैलकुलेट ये देखने हैं कि ये क्लोज़र हैं या नहीं है। ये तो हमने 2 किए थे, बाकी आप लोगों ने कैलकुलेट किए होंगे। तो ये ग्रोथ रेट देखें कि ये आपस में पे आउट रेशोज़ देखें जो अभी यहाँ कैलकुलेट हुए हैं पे आउट रेशोज़। ठीक है, और ROE चेक कर लें। ROE जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तीनों कंपनीज़ की। ठीक है, ये तीनों पैरामीटर्स देख लें अगर ये तीनों आपस में क्लोज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर क्लोज़र हैं तो इसका मतलब KK भी वहाँ पे लाया कर रहा है जहाँ पे अली और XY हैं। ठीक है, KK की भी सेम पोजीशन है। अगर ये क्लोज़र नहीं है, ठीक है, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी या को एफिशिएंसी रेशियोज़ को भी कैलकुलेट किया जाए ताकि हमें इसको डेटा को फर्दर एक्सप्लोर किया जाए। पार्ट जे पे आ जाते हैं। नाउ डिटरमिन ए रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर KK स्टॉक प्राइस विथ 4 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग बाय अप्लाइंग अलीज XY एंड। ठीक है, KK के 4 लाख शेयर्स को यूज़ करते हुए आप अली का और XY का PI रेट प्राइस अर्निंग डिविडेंड पर शेयर और प्राइस टू बुक रेशो को यूज़ करते हुए KK की प्राइस कैलकुलेट करें। ठीक है, अब कैसे करेंगे आपको देखें। KK का आप EPS कैलकुलेट करें, जैसे 12 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख शेयर, वो कह रहा है 4 लाख शेयर KK के यूज़ करें। आपने EPS कैलकुलेट कर लिया 12 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख तो EPS आ गया 3। DPS कैलकुलेट कर लिया 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, DPS आ गया 1.5।
बुक वैल्यू पर शेयर 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो तकरीबन ये भी 22 पॉइंट समथिंग यानी कोई आंसर आएगा। तो बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और ईपीएस, ये 3 चीज़ें आपने जो है ना केके की कैलकुलेट कर ली 4 लाख शेयर को मद्देनज़र रखते हुए। अब आपको क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो है पार्ट आई के अंदर जो है अली का और एक्स वाई का प्राइस अर्निंग रेशो कैलकुलेट किया होगा। अली का और एक्स वाई का प्राइस अर्निंग रेशो कैलकुलेट किया होगा। प्राइस अर्निंग रेशो क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। अब आपको क्या करना है कि प्राइस अर्निंग जो है, प्राइस अर्निंग आपको अली का और एक्स वाई का रखना है और ईपीएस जो आपको यूज़ करना है वो केके का यूज़ करना है, केके का यूज़ करना है। तो केके की ईपीएस की मदद से अली और एक्स वाई का प्राइस अर्निंग को मल्टीप्लाई करते हुए हम मार्केट प्राइस मालूम करेंगे केके के लिए। कैसे होगा? मल्टीप्लाई अर्निंग पर शेयर ऑफ केके विथ प्राइस अर्निंग ऑफ अली एंड एक्स वाई एंड कैलकुलेट प्राइस फॉर केके। ठीक है, जैसे वहाँ पे वो कह रहा है कि प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो अली का जो था वो प्राइस अर्निंग रेशो 8 था। अली का प्राइस अर्निंग रेशो 8 था। कैसे 8 था ज़रा देख लें। अली का प्राइस अर्निंग रेशो, अली की देखें प्राइस जो है वो 36 है, मार्केट प्राइस 36 है। ठीक है, और 4.5 जो है वो अली के अर्निंग पर शेयर है। 36 डिवाइडेड बाय 4.5 करेंगे तो उसका प्राइस अर्निंग रेशो आ जाएगा 8। ठीक है, इसी तरीके से अर्निंग पर शेयर जो हो केके का था वो 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख तो 3 आ रहा था। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो केके की प्राइस आ गई 24। इसी तरीके से मल्टीप्लाई डिविडेंड पर शेयर ऑफ केके। अब इसी तरीके से डिविडेंड पर शेयर और फिर प्राइस टू डिविडेंड ऑफ अली एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके केके की प्राइस मालूम करें। मल्टीप्लाई बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ केके विथ प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ अली एंड एक्स वाई एंड कैलकुलेट प्राइस ऑफ फॉर केके। तो ये डिविडेंड, प्राइस टू डिविडेंड, प्राइस टू बुक, प्राइस टू डिविडेंड का मतलब है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर। प्राइस टू बुक का मतलब ये है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये फार्मूलाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आपको डेटा कैलकुलेट करना है, पीछे के पार्ट्स में डेटा कैलकुलेट भी हो चुका है। तो ये वाला मल्टीप्लाई कर देना है, ये वाला जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई कर देना है बुक वैल्यू पर शेयर के साथ, ये वाला कंपोनेंट डिविडेंड पर शेयर के साथ, ये वाला कंपोनेंट जो है वो ईपीएस। तो इस तरीके से केके की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देख लें जैसे अभी ये केके की प्राइस 24 आई थी। तो उसके बाद आप देख लें कि ये जितनी भी आप लोगों ने 3 पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए जो प्राइसेस कैलकुलेट की हैं उसमें मिनिमम प्राइस कितनी आ रही है, मैक्सिमम कितनी आ रही है। ना आइडेंटिफाई मिनिमम प्राइस एंड डेवलप ए रेंज। फिर रेंज बता दें। यहाँ पे हिंट बताया गया है कि रेंज जो है 24 से 27 के दरमियान है। यानी ये जितनी भी आप प्राइसेस कैलकुलेट करेंगे उसमें प्राइस आपकी 24 होगी, 25 होगी, 26 होगी, 27 होगी, यानी इसके अंदर ही रहेगी 24 से 27 के दरमियान। ना 27 से ऊपर है ना 24 से कम है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा और फिर वेरीफाई कर लीजिएगा आया ये आंसर जो है वो बिल्कुल आपका टैली कर रहा है कि 24 से 27 के दरमियान ही प्राइस रेंज आ रही है या कुछ डिफरेंट आ रही है। उसके बाद पार्ट के है यूजिंग द इक्वेशन केस D1 P0। ये बिल्कुल गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है, ये हमने हैंड आउट 1 में किया था डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ के अंदर। फाइंड अप्रोक्सीमेट केस वैल्यूज़ फॉर अली एंड एक्स वाई, देन यूज़ दीज वैल्यूज़ इन कॉन्स्टेंट ग्रोथ स्टॉक प्राइस मेथड टू फाइंड द प्राइस फॉर केके स्टॉक। हमें क्या करना है कि हमें केस मालूम करना है। ठीक है, कैसे मालूम करना है कि यूजिंग द फार्मूला डिस्कस हैंड आउट 1 पुट मार्केट प्राइस ग्रोथ रेट एंड डिविडेंड एंड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर केस फॉर एक्स वाई कंपनी इज़ गिवन बिलो। ठीक है, अब देखें ये मार्केट प्राइस का फार्मूला है। हमने क्या किया मार्केट प्राइस फार्मूले के अंदर कि एक्स वाई कंपनी का हमने ये कैलकुलेट किया। अब एक्स वाई कंपनी का आप देख लें डिविडेंड पर शेयर जो एक्स वाई कंपनी का है वो डिविडेंड पर शेयर वो 3.75 है, यानी ये D0 है। मार्केट वैल्यू पर शेयर 65 है। ठीक है, मार्केट वैल्यू पर शेयर ये 3.75 डिविडेंड है ये, और इसका जो ग्रोथ हमने कैलकुलेट किया था वो 6.4% किया था, यानी 0.064 ये एक्स वाई का ग्रोथ हमने कैलकुलेट किया था। ये डेटा हमने यहाँ पे पुट किया, ये डेटा हमने यहाँ पे पुट किया 3.75 मल्टीप्लाई बाय 1.064 ग्रोथ डिवाइडेड बाय 65 प्लस 0.04 ग्रोथ, यानी ये फार्मूला है D0 1 + G डिवाइडेड बाय P0 + G।
तो इसको यूज़ किया तो हमारे पास केएस का रिजल्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आ गया 0.1254 यानी 12.54%। ये हमारे पास केएस आ गया। इसी तरीके से यही पैरामीटर्स आपको अली के यूज़ करने हैं। ठीक है, अली की ग्रोथ आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की होगी पार्ट बी में, ये ग्रोथ कैलकुलेट की होगी। अली का डिवीडेंड जो है 2.25 है, ग्रोथ आपने कैलकुलेट कर ली पार्ट बी में, प्राइस 36 है। तो यही चीज़ें पुट करेंगे तो अली का भी कोई केस आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से अली का केस और इसका। ठीक, अब ग्रोथ जो है ये मैंने जो है ना अर्निंग ग्रोथ यूज़ की है। अब ग्रोथ आपकी मर्ज़ी है कि आप अर्निंग ग्रोथ यूज़ करें, डिविडेंड ग्रोथ यूज़ करें, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अर्निंग ग्रोथ जो है, जैसे डिविडेंड ग्रोथ आ रही है 7.4% यानी के लिए, और के की जो अर्निंग ग्रोथ है वो 8% है। अर्निंग ग्रोथ 8% है, ये 7.4% है। तो ये देख लें, ये थोड़ा वेरी कर रही हैं। हो सके के का भी और सॉरी XY का भी जो है ना अर्निंग ग्रोथ डिफरेंट है और डिविडेंड ग्रोथ से थोड़ी चेंज हो। अली की भी पॉसिबल है कि चेंज हो। तो एक तो तरीका ये है कि आप या तो डिविडेंड ग्रोथ ले लें या अर्निंग ग्रोथ ले लें या दोनों का एवरेज ले लें। तो यहाँ पर हमने अर्निंग ग्रोथ ली है, यूज़ ग्रोथ अर्निंग और डिविडेंड और एवरेज देम। वी हैव यूज्ड ग्रोथ एंड अर्निंग इन अबव एंड फॉलोइंग एग्जांपल। अबव एग्जांपल के अंदर हमने अर्निंग ग्रोथ ली है। कैलकुलेट केस फॉर अली, अब आपको इस तरीके से अली का केस भी कैलकुलेट करना है। नाउ पुट दिस केस इन द फॉलोइंग फार्मूला एंड कैलकुलेट प्राइस फॉर के। अब आपको ये केस बारी बारी जो है नीचे वाले फार्मूला में पुट करने हैं और के की प्राइस मालूम करनी है। यूज़ ग्रोथ रेट डिविडेंड ऑफ के एंड केस फॉर अली एंड XY। अब हमें क्या करना है कि हमें डिविडेंड जो है के का जो डिविडेंड था वो 1.5 रुपये था, 1.5 था, क्योंकि 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख हमने किया था, तो 1.5 हमारे पास डिविडेंड था। ठीक है, के की जो ग्रोथ थी अर्निंग के अंदर वो 8% है। के की ग्रोथ अर्निंग जो है वो 8% है। ठीक है, केस हम जो है यूज़ कर रहे हैं XY का और अली का। तो हमने डिविडेंड लिखा 3, ये 3 डिविडेंड मिस्टेक है शायद, ये होगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये तकरीबन 1.5 होगा, 1.5। बहरहाल ये मिस्टेक है, उसको जो है ना डिविडेंड 3 हमने रखा है यहाँ पे, ये 1.5 होगा। तो बहरहाल 1.5 या 3 आप कैलकुलेशन समझ लें कि डिविडेंड हमने रखा 1.1 प्लस जी के साथ, उसको किया मल्टीप्लाई किया ग्रोथ के साथ। ग्रोथ हमने वही के की उठाई, डिविडेंड भी हमने के का उठाया। केस हमने XY का यूज़ किया है, केस हमने XY का यूज़ किया जो यहाँ आ रहा है 0.1254। ठीक है, अगेन ग्रोथ माइनस की फार्मूले की है, ये कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया के की प्राइस आ गई 71। इसी तरीके से यही डेटा आपको रखना है, सेम डेटा रखना है। और आपने केस जो अभी बाद में आपने अली का केस कैलकुलेट किया होगा इस तरीके से, तो वो यहाँ पुट करना है, फिर देखनी है प्राइस कितनी आ रही है। ठीक है, और डिविडेंड जो है वो 1.5 रखिएगा और इसको भी करेक्ट कर दीजिएगा, इसको डिविडेंड 1.5 रख के सॉल्व कीजिएगा तो गालिबन इसकी प्राइस कोई 35 या 36 रुपये आएगी। तो इस तरीके से आप अली की जो है ना केस के साथ भी इसको कैलकुलेट कीजिएगा। उसके बाद फाइनली जो है, एट व्हाट प्राइस डू यू थिंक के शेयर शुड बी ऑफर टू द पब्लिक। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद, ये जितनी भी आप कैलकुलेशन करेंगे, आपने प्राइस कैलकुलेट कर ली, जे के अंदर भी आपने डिफरेंट प्राइस रेंजेस कैलकुलेट कर ली, के अंदर भी आपने कर ली, यहाँ ग्रोथ रेट भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, डेट रेशो, बाकी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली। ये सारी चीज़ें जो ना वर्किंग आपने कर ली। अब उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको पार्ट एल जो है वो उसका जवाब देना है। You will want to select a price that will be low enough to induce investor to buy stock but not so low that it will rise sharply immediately after should think about relative growth rate। सारी चीज़ों को देखते हुए इन सवालों का जवाब आपको देना है। ठीक है, ये एनालिसिस आपको बेसिस ऑफ द डेटा आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।